हाय एवरीवन, माय नेम इज चर्चिका शाह और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो प्रीवियस क्लास में हमने जीरोथ ऑर्डर तक हमने पूरा स्टडी कर लिया था। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम पहले सीखते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ओके, तो देखो क्या है, हमने सीखा था कि जब हम रेट की बात करते हैं तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम किसी भी माइनस डी ए बाई डी टी की बात करें तो इट वुड बी इक्वल टू के ए नॉट की पावर एन। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो, हम ये बात कर रहे हैं या अभी इसकी कंसंट्रेशन को ए ही ले लेते हैं हम। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को। तो देखो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारा एन जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के 1। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखो हम क्या कर रहे हैं, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये जो ए रेस्ट पावर 1 है इसको मैं नीचे लेके आ रही हूँ। ठीक है, और इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं साथ में, 1/a डी ए इज इक्वल टू के डी टी। ओके, अब देखो वैसे तो ना बायोलॉजी वाले बच्चों को ना इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि विद लिमिट क्या होता है, विदाउट लिमिट क्या होता है, लेकिन मैंने ना प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझाया था कि विद लिमिट क्या होता है, विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा। ठीक है, तो इस वक्त ना मैं विद लिमिट लेके चल रही हूँ, तो मेरा ए नॉट टू ए टी हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब है ना, आपको एक फॉर्मूला समझना होगा कि जब भी हम 1/x dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, ln x के। ठीक है, ये आपको, ये फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स का, तो ये आपको समझना होगा। अब देखो इसी फॉर्मूले को मैं इसमें यूज करूंगी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ln a। ठीक है, लिमिट ले ली मान लो मैंने, ए नॉट टू ए टी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसका कर रहे हैं हम 0 टू टी। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। इसको ना ऐसे नहीं लिखेंगे हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए नॉट लिखो, यहाँ पे ए टी लिखो, के टी आ गया। देखो जब हम करते हैं dx का इंटीग्रेशन तो वो किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या किया है, dt का इंटीग्रेशन किया है, तो ये मेरा t के इक्वल है। अब मेरी लिमिट क्या है, 0 टू टी, तो ये मेरे पास क्या बनता है, ln a t माइनस ln a नॉट इज इक्वल टू के टी माइनस 0। ओके, तो अब देखो इसमें क्या होगा, ln a t माइनस ln ए नॉट इज इक्वल टू के टी। ये मेरी एक इक्वेशन डिराइव होके आ। ओके, देखो अब मैंने क्या किया है, लॉग के कुछ फॉर्मूला समझने के लिए मैंने सारे के सारे फॉर्मूले ना यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, जैसे ln a माइनस बी, अगर आप इसमें ln की जगह लॉग भी लिखते हो तो भी यही होगा, लॉग a बाई बी हो जाता है। अगर यहाँ एडिशन लगाया तो ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है। इसकी जो वैल्यू है वो 2.303 से हम मल्टीप्लाई करके लॉग बेस 10 में ले लेते हैं, अगर हमारे पास बेस ई में हो तो। ठीक है, इस तरह से देखो क्या होता है ना, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे अगर हम ln लिख रहे हैं ना, तो ये अपने आप अंडरस्टूड है कि ये लॉग बेस ई है। ठीक है, और अगर आप लॉग बेस 10 लिख रहे हो ना, तो ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। ठीक है, तो हम ln लिख देते हैं, बेस ई नहीं लगाते हम। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देते हैं। अब देखो क्या होता है, जैसे कि मान लो आपके पास ln a है। ठीक है, तो ln a में क्या होता है, यहाँ पे बेस में e होता है, या फिर आप इसको ऐसे समझ लो कि लॉग बेस e है। तो जब भी e होता है ना हमारे पास इस तरह से, ठीक है, तो इसके इक्वल होता है, तो ये e रेस टू पावर में चला जाता है। सिमिलरली अगर बेस में 10 होगा तो वो 10 की पावर में चला जाएगा। मतलब कुछ भी मान लो आप, मान लो लॉग में a है और कैपिटल A का हमें निकालना है। ठीक है, और ये किसी x के बराबर है, तो ये किसके कैसे चला जाएगा, ये a रेस टू पावर x। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, ये वैल्यू होगी कैपिटल A की। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास ना ये फॉर्मूला अभी डिराइव करके मैं लेके आई थी। ठीक है, तो अब इससे मैं काफी सारे फॉर्मूले बनाने की कोशिश करूँगी। देखो जैसे ये है, तो अब मैं इसको ना यहाँ माइनस में ले आती हूँ।
ln AT माइनस ln A नॉट इज इक्वल टू माइनस KT। ओके, तो इसमें यहाँ क्या हो जाएगा, ln AT बाय A नॉट इज इक्वल टू माइनस KT। इसमें मैंने फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। तो ये मेरे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया। अब देखो, अगर मैं ln वाला बेस हटाऊंगी तो ये चीज e रेज टू पावर में चली जाएगी, ठीक है। तो इसको करते हैं हम, ln हटा रही हूँ मैं, तो AT बाई A नॉट मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, e रेज टू पावर माइनस KT के। तो ये मेरे पास थर्ड फॉर्मूला आ गया। अब मान लो मैं इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ, AT इज इक्वल टू A नॉट ई रेज टू पावर माइनस KT। तो ये मेरे पास फोर्थ फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी सारे फॉर्मूला इस प्रिंसिपल से डिराइव कर सकते हैं, इन चीज़ों से, इन फॉर्मूला से हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ तक हो गया। ये हमारे सारे के सारे किसके लिए आए हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के, ठीक है। आप इन फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिए। हम इससे क्या कर रहे हैं, हम इससे कुछ और फॉर्मूलाज भी डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखो, जैसे कि ये वाली चीज़ें ले लो, इधर LHS में क्या है, ln है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2.303 लॉग। अब मैंने इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया है, AT बाई A नॉट इज इक्वल टू माइनस KT, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग AT बाई A नॉट इज इक्वल टू माइनस K अपॉन 2.303 T, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, लॉग बेस को हटा रहे हैं, तो ये e की पावर में चला जाएगा, ठीक है। AT बाई A नॉट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस KT अपॉन 2.303, ठीक है। या फिर इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, AT इज इक्वल टू A नॉट इंटू 10 रेज टू पावर माइनस KT अपॉन 2.303। देखो, ये फॉर्मूला यूजुअली हमारे उतना काम का नहीं होता है, बट फिर भी अगर कहीं आ जाए तो आपको एक कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। लिख लो, मेन कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या आता है, देखो मैं बताती हूँ। देखो, हम ना एक इससे भी इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ln AT माइनस ln A नॉट इज इक्वल टू माइनस KT, ठीक है। इसको अगर मैंने लिखा 2.303 log AT माइनस log A नॉट इज इक्वल टू माइनस KT। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, log AT माइनस log A नॉट इज इक्वल टू माइनस K अपॉन 2.303, ठीक है, इंटू T। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन है, ओके। देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, हम ना हाफ लाइफ निकाल रहे हैं फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें हमें कैसे करना है, ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया था, ठीक है। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से ही ना हम हाफ लाइफ निकालने की कोशिश करेंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ln AT अपॉन A नॉट इज इक्वल टू माइनस KT, ठीक है। ये बात आपको पता है, मैंने इस फॉर्मूले से लिखा है। अब मैं इसको रेसिप्रोकेट कर देती हूँ, ln A नॉट बाई AT, तो ये वैल्यू क्या जाएगी, KT, ठीक है। देखो, ये कैसे आई, ये भी ना एक फॉर्मूला ही होता है। या फिर मैं इसको ऐसे करके दिखा दूँ, मतलब इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख रही हूँ, ln A नॉट AT को माइनस में भेजा, माइनस ln AT KT को LHS में भेजा, तो हमारा आ जाएगा ln A नॉट बाई AT ln A नॉट बाई AT बाई AT इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया ये KT की इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको निकाला है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना। तो आप ये समझ लेना। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, समझो ध्यान से। इतना हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब मेरे को पता है, सिंस हाफ लाइफ निकालनी है, तो हाफ लाइफ पे हमारा टी क्या हो जाएगा, टी हाफ की इक्वल हो जाएगी। और हाफ लाइफ पे क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन की जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो हाफ हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि जो AT कितना हो जाएगा, मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन थी A नॉट, उसका हाफ हो जाएगा, यानी बाई 2। तो ये मैं इसमें पुट करूंगी,
ln ए नॉट अपॉन ए नॉट बाई 2 इज इक्वल टू के टी हाफ। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो इसमें क्या करना है, 2 को ऊपर ले चलते हैं, ln ए नॉट अपॉन ए नॉट इंटू 2 इज इक्वल टू के टी हाफ। ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हुआ तो मेरे पास क्या आया, के टी हाफ इज इक्वल टू ln 2। तो यहाँ से मेरी टी हाफ की वैल्यू आ गई ln 2 अपॉन के। ठीक है, तो मेरी टी हाफ की वैल्यू आ गई यहाँ से 0.693 बाय के। देखो ये जो वैल्यू है ना 0.693 ln 2 की वैल्यू है, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती, तो आपको ना कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो ये आ गई हमारे पास हाफ लाइफ की वैल्यू। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि हमारा यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट, और टी हाफ हमारा क्या है, हाफ लाइफ। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब मान लो मेरे को क्या करना है, मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मैम आपको ना टी 30% निकालना है। तो टी 30% का मतलब क्या हो गया, 30% रिएक्टेंट रिएक्टेड। ठीक है, तो कितनी अमाउंट लेफ्ट रही, 70% लेफ्ट। ठीक है, अगेन यही इक्वेशन है, इसी में हमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ln 80 या फिर ऐसे ही लिखो आप अभी इसको, हमको इस इक्वेशन में पुट करनी है ना, हम इसी इक्वेशन को डायरेक्ट लिखते हैं, ln ए नॉट बाई 80 इज इक्वल टू के टी। ठीक है, अब देखो टी तो हमारा क्या हो जाएगा 30%, और 30% पे हमारा कितना जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है उसकी कितनी परसेंटेज बचेगी, मतलब 80 कितना बचेगा हमारे पास, 70% बचेगा, या फिर 0.70 ऑफ ए नॉट इतना बचेगा। ठीक है, तो अब देखो इसको पुट करो, ln ए नॉट बाय 0.70 ए नॉट इज इक्वल टू के टी 30%। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल कर दूंगी, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 100/70। ठीक है, देखो ln 10/7 की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ रही है, 0.356 इज इक्वल टू के टी 30%। तो मेरी टी 30% किसके इक्वल आ गई, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, टी 30% की वैल्यू इक्वल टू 1/k ln 10/7, ये भी आप लिख सकते हो। टी इज इक्वल टू टी 75%, और जो हमारी 80 की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0.25 ऑफ ए नॉट। ठीक है, तो ln ए नॉट बाय 0.25 ए नॉट इज इक्वल टू के टी 75। ठीक है, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया ln, ये कितना हो जाएगा, मतलब 25 को आप हटाओगे ऊपर 100 आएगा तो 4 हो जाएगा ये, के टी 75%। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ln 2 का स्क्वायर के टी 75%, 2 ln 2 इज इक्वल टू के टी 75%, टी 75 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 0.693 अपॉन के। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, टी 3/4 इज इक्वल टू 2t हाफ। ओके, अब ना हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, मैंने एक लाइन लिखी है कि कुछ भी टी परसेंट हो, मान लो टी 25% है, टी 75% है, टी का कुछ भी परसेंट हो। ठीक है, कोई सा भी लाइफ टाइम हम ले लें, ये जो है ये आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो मैं इस बात को प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। देखो मान लो मैं एक लैब में काम कर रही हूँ, ऋतु है मेरे पास, मेरे अंडर में वो काम करती है। ठीक है, और मेरे अंडर में एक है सुधामा। ठीक है, ये भी मेरे अंडर में काम कर रहे हैं दोनों बच्चे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मैंने बोला ऋतु मुझे ना ए है उससे पी बनाना है, मैंने सुधामा को भी सेम दिया कि सुधामा आप ए से मुझे पी प्रोडक्ट बना दीजिएगा। ठीक है, मैंने बोला ऋतु को
100 m कंसंट्रेशन का ए दिया, ए नॉट की जो कंसंट्रेशन थी वो 100 m थी, और मैंने सुधामा को दिया 50 m। मैंने बोला आप मुझे 20 मिनट्स बाद रिजल्ट बताइएगा, ठीक है। और मान लो 20 मिनट मेरी हाफ लाइफ थी, ठीक है। तो क्या होता है, हाफ लाइफ क्या होती है, जब हमारी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो हाफ हो जाती है। तो यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो मेरी 50 थी, वो मेरी हाफ होएगी, यानी कि कितनी बची मेरे पास 25 मोलर। और इसमें भी मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन मेरी जितनी थी उसकी हाफ हो जाती है, यानी कि कितनी बची 50 मोलर। समझ रहे हो, ये दोनों की कंसंट्रेशन मेरे पास हाफ हो गई है। अब ये बताओ कि कंसंट्रेशन जब यहां से यहां गई और कंसंट्रेशन जब यहां से यहां गई, तो इनमें क्या मतलब कि उसकी कंसंट्रेशन यहाँ भी हाफ हुई है, उसकी कंसंट्रेशन यहाँ भी हाफ हुई है, और दोनों के लिए ही मेरा टी हाफ जो है वो 20 मिनट ही रहा, ठीक है। तो मेरी जो हाफ लाइफ है क्या इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करी? बिल्कुल नहीं करी। चाहे आप 50 मोलर लो, चाहे आप 100 मोलर लो, इट डजेंट मैटर। हमारी बात ये डिपेंड करती है कि हमारी जो हाफ लाइफ है वो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती, वो हर बार आपकी हाफ ही होगी, लेकिन ओनली वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको इस एग्जांपल से आप याद रख सकते हो, इसको दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स करते हैं ना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आती है, तो हमारे पास क्या होता है इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू ही नहीं दी होती, तो हमें हर बार क्या करना है, इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 m लेट कर लेना है, ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी करके दिखाती हूँ। देखो मेरे पास ना एक क्वेश्चन है, और ये ना आप चाहे किसी का भी PYQ उठा लो, जेम, नेट, गेट, जेई, ठीक है, या कोई भी एग्जाम हो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो जिसमें काइनेटिक्स आती हो, आपको इस तरह से क्वेश्चन बहुत मिलेगा, क्योंकि इसमें ना गलती होने के ना बहुत सारे चांस रहते हैं। देखो मैं बताती हूँ क्या, मान लो इसने मेरे को दिया है 20% ऑफ ए हैज रिएक्टेड, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा रही, मैं एक कंसेप्ट समझा रही हूँ। 20% ऑफ ए रिएक्ट कर गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, हम ये समझ लेते हैं जब हमें यहाँ ln A0/80 में वैल्यू पुट करनी होती है ना, तो हम इसमें डायरेक्ट क्या करते हैं, ln A0 तो सही रखते हैं, और 20% रिएक्ट कर गया, यानी कि भाई 20/100 इंटू 100, टोटल मान लो मैं 100 ले रही हूँ, तो मेरा 20 ग्राम रिएक्ट करा है। तो यानी कि हम यहाँ पे भी क्या करते हैं 20, या फिर इसको ऐसे समझो, मान लो मैं टोटल 20 ले रही हूँ, अभी 100% तो निकाल नहीं रहे हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है 0.20 हो जाता है आपका, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 0.20 ए नॉट रख देती हूँ। तो एक गलती तो ये सबसे बड़ी ब्लंडर है ये, ठीक है, हर कोई यही करता है। आपको ये याद रखना है कि अगर 20% ऑफ ए रिएक्ट करा है, यानी कि 80% अनरिएक्टेड अब बचा हुआ है, और हमें यहाँ पे वो अमाउंट लिखनी है जो बच गई है हमारे पास, किसी टाइम टी पे कितनी कंसंट्रेशन हमारे पास है। तो यहाँ पे आपको ना ln A0/0.80 ए नॉट लिखना है, ये नहीं लिखना, ठीक है। इससे आप निकालोगे ना 80/100 तो आपका 0.80 आएगा, तो ऐसे हमें लिखना है। तो एक बात तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत बड़ी ब्लंडर होती है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। और आप देखो इनकी फिगर्स देखो, 20%, 80% की, आप इसमें गलती करो, इसमें नहीं करो तो इसमें कर दो, तो बहुत ध्यान से आपको इन क्वेश्चन पे ध्यान देना है। अब देखो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है हमारे पास कि कोई रिएक्शन है जो ए से बी की तरफ हो रही है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है 20% ऑफ ए हैज रिएक्टेड इन 20 मिनट्स, ठीक है। टाइम जीरो की कोई बात नहीं बताइए, 20 मिनट की बात बता रहा है वो, इसका 20% रिएक्ट कर गया, यानी कि 80% अभी बचा हुआ है हमारे पास, और 20% बी का बन गया होगा। अगर ये रिएक्ट कर रहा है तो यही बना होगा, है ना। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू रिएक्ट 80% ऑफ ए, तो मुझे टाइम निकालना है। अगर ये 80% रिएक्ट कर गया यानी कि 20% बचेगा और इसका 80% बनेगा, ये टाइम कितना होगा, ठीक है। मैंने दोनों वैल्यूज रिएक्ट की नहीं लिखी है, समझ लेना, लेफ्ट की लिखी है, जो बचा है उसकी लिखी है, ठीक है। अब देखो मेरे को एक क्वेश्चन पता है, ठीक है, KT इज इक्वल टू ln A0/80, ठीक है। देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, अब मैं क्या करूंगी, इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 लेट कर लूंगी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। पता है क्यों, चाहे आपका
20% हो, 80% हो, 90% हो, 45% हो, 50% हो, कुछ भी परसेंटेज हो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। इसमें 100 कर लिया, मान लो मैंने लेट। अब मैं फर्स्ट निकाल रही हूँ जो डेटा हमें गिवन है उससे। तो k इंटू 20 इज इक्वल टू एल एन। मान लो ये हमारी 100 है और अभी हमारी कितनी रह गई, यहाँ पे 80 लेफ्ट हो गया है। तो यहाँ से मेरे k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/20 एल एन 5/4। ठीक है, या मैं इसको भी कैलकुलेट करती हूँ प्रॉपर, एक मिनट रुको। 01157। ओके, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। हमारे 20 मिनट्स तो हो गया, अब हमें टाइम निकालना है। देखो, तो ये टी की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, यहाँ से 1/k ln A0/80। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 1/0.011571 ln 100/80। अब कितनी कंसंट्रेशन बची है, 20। ठीक है, तो t इज इक्वल टू ln 5/0.01157 ओके। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 140 मिनट्स आ रही है। ठीक है, वैसे 139 पॉइंट समथिंग आ रही है, बट मैं अभी 140 मिनट की कैरी करके चल रही हूँ। ठीक है, तो यानी कि इससे हमें क्या पता लगता है कि 20 मिनट के बाद उसकी जो कंसंट्रेशन थी वो 80% बची थी, और आफ्टर 140 मिनट उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी हो गई, 20% बची। ठीक है, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। मैं दो फॉर्मूला लिख रही हूँ और आपको है ना लॉजिकली प्रूव कर रही हूँ कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास टी हाफ की वैल्यू क्या आई थी, याद हो तो आपको मैंने बताई थी 1/2 A0/K। मैंने बताया था A0/K लिखना है, उसके आगे जो भी आता है वो लिख देना है, या फिर इसको ऐसे लिख लो T 50% इज इक्वल टू 0.50 A0/K। ठीक है, अब बात करते हैं अभी फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारी टी हाफ की वैल्यू क्या आएगी, 0.693/K। तो 0.693/K आई, इसमें कहीं आपको A0 की टर्म दिख रही है, हमें A0 की टर्म भी नहीं दिख रही। इसका मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, अब एक और बात बता रही हूं मैं। देखो, क्वेश्चन है ना, जब हमारे पास न्यूमेरिकली आता है, कोई न्यूमेरिकल आता है, उसमें ना दो टर्म लिखी रहती है। एक टर्म होती है हमारे पास रिड्यूस टू, ठीक है, एक टर्म होती है हमारे पास रिड्यूस्ड बाय। इस टर्म को ना बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि न्यूमेरिकल गलत कहाँ होता है, वो यही होता है। देखो, मान लो मैंने लिखा रिड्यूस बाय 60% और मैंने लिखा रिड्यूस टू 60%। अब सुन लेना ध्यान से। मान लो मेरा A0 है कोई इनिशियली, मान लो कोई रिएक्शन है जो A से P की तरफ जा रही है और इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन A0 है, तो रिड्यूस टू 60%, 60% तक रिड्यूस हुआ है, यानी कि 60% तक रिड्यूस होने का मतलब ये कितना बन गया है, अब 60% ऑफ A0 बना है, या फिर 0.60 A0 हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं रिड्यूस्ड बाय 60%, यानी कि जो मेरा A0 था उसमें से 60% रिड्यूस हो गया है, तो कितना बचा, 40%। ठीक है, तो ये बचा कितना, A0 से अगर हम P जा रहे हैं, हम A से P जा रहे हैं, तो ये हमारा अब कितना बचेगा, 0.40। तो ये हमें दो चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये डिफरेंस है और मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, स्लाइड को आप देख लो और नोट कर लो। ओके, पॉइंट है, आप इनको समझ लो। जीरो ऑर्डर के लिए इसमें यूनिटरी मेथड एप्लीकेबल होता है, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। टी हाफ जो है हमारी वो जीरो ऑर्डर के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, बट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब हम समझ रहे हैं। देखो, अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर। ठीक है, इसके लिए ना एक फॉर्मूला है, जनरल एक्सप्रेशन है, इसको अभी हम डिराइव करके देख लेते हैं। ठीक है, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने क्या बताया था कि हम इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस डी A/dt इज इक्वल टू के A0 की पावर n। अब की बार इसको n ही रहने दो। ठीक है, आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखो, माइनस 1/5
पावर n डी ए के डी टी 0 to t और इसमें a नॉट टू ए टी। ठीक है, अब देखो जब हम ना मान लो कोई भी चीज़ है 1/x की पावर n का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये क्या होता है x की पावर -n का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये क्या होगा x की पावर -n+1 अपॉन -n+1 ये होता है। ठीक है, तो सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो क्या होगा हमारे पास नेगेटिव साइन एज इट इज। ठीक है, a की पावर, ठीक है, -n+1। ओके, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास -n+1। ओके, ये आएगा इज इक्वल टू k t-0। ठीक है, इसको माइनस को मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, लिमिट लिख देते हैं a नॉट टू ए टी। ठीक है, तो 1/n-1 बन गया ये। अब देखो लिमिट पुट कर रहे हैं, ए टी 1 - n माइनस ए नॉट 1 - n, ओके, इज इक्वल टू के टी। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए टी 1 - n माइनस ए नॉट 1 - n इज इक्वल टू n-1 के टी। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1/a t। अब ये पावर्स एक्सचेंज हो जाएगी, n-1 माइनस 1/a नॉट n-1 इज इक्वल टू n-1 के टी, और यही हमारा जनरल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब देखो ये ना बस एक बात इस एक्सप्रेशन में याद रखना, इट इज इनवैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो इसमें हम ये 1 वैल्यू पुट करेंगे, इसमें 1 वैल्यू पुट करेंगे, तो ये वैल्यू क्या है इनफाइनाइट बन जाएगी, इसलिए ना ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए इनवैलिड होता है, बाकी किसी भी ऑर्डर के लिए वैलिड है। जैसे कि मान लो मैं 0 ऑर्डर के लिए निकालना चाह रही हूँ, तो 1/a की पावर -1 माइनस 1/a नॉट की पावर -1 इज इक्वल टू -kt। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए टी ऊपर गया माइनस ए नॉट इज इक्वल टू -kt, और यस ये आता है। सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालते हैं हम, देखो 1/a t माइनस 1/a नॉट इज इक्वल टू 2 - 1 kt, तो इसके लिए भी वैलिड है। तो इस तरह से ना ये सारी रिएक्शन के लिए वैलिड होता है, और आप इस जनरल एक्सप्रेशन को किसी भी रिएक्शन के लिए निकाल सकते हो इजीली। तो आपको ये बात याद रखनी है, और हम इससे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर किसी के लिए भी कर सकते हैं। यूजुअली हम सेकंड ऑर्डर तक ही हम इसको लेके चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है हमारा एडवांस लेवल पे भी सेकंड ऑर्डर तक ही आता है, और वैसे जनरली हमारा फर्स्ट ऑर्डर पे खत्म हो जाता है। ठीक है, यस तो देखो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टी हाफ और nth ऑर्डर। तो देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, 1/, अभी हमने पढ़ा ए टी n-1 माइनस 1/a नॉट n-1 इज इक्वल टू n-1 के टी होता है। ठीक है, अब देखो टी अगर हमने लिया टी हाफ, तो मेरी ए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a नॉट बाय 2। तो इसमें पुट करते हैं 1/a नॉट बाय 2 की वैल्यू n-1 माइनस 1/a नॉट की पावर n-1 इज इक्वल टू n-1 के टी हाफ। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की पावर n-1 अपॉन a नॉट की पावर n-1 माइनस 1/a नॉट की पावर n-1 इज इक्वल टू n-1 के टी हाफ। ठीक है, तो इसको मैं कॉमन ले लेती हूँ, 1/a नॉट की पावर n-1 को कॉमन लिया, 2 की पावर n-1 माइनस 1 इज इक्वल टू n-1 के टी हाफ। ठीक है, अब इसको देखो, अब हम निकालते हैं टी हाफ की वैल्यू को। टी हाफ इज इक्वल टू के को नीचे भेजा, n-1 को नीचे भेजा, 1/n-1 के, यहाँ पे a नॉट रेज टू पावर n-1 ऑलरेडी था, न्यूमरेटर में क्या है 2 रेज टू पावर n-1 माइनस 1। ठीक है, तो टी हाफ की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 रेज टू पावर n-1 माइनस 1 अपॉन n-1 के a नॉट की पावर n-1। वैल्यू पुट करके देखते हैं। ठीक है, मान लो हम निकालते हैं 0 ऑर्डर के लिए, टी हाफ क्या होगा,
जहाँ एन है वहाँ पे हमें 0 पुट कर देना है। 2 की पावर -1 अपॉन -1 के ए नॉट की पावर 0 -1 या फिर -1। ठीक है, अब देखो ये ऊपर चला गया, देखो 1/2 -1 अपॉन माइनस के ए नॉट ऊपर गया, तो ये किसके इक्वल आया, ये माइनस का हाफ आएगा, माइनस से माइनस में कैंसिल कर रही हूँ, ए नॉट अपॉन 2 आ गया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आ गया। अब देखो सेकेंड ऑर्डर, सॉरी जीरो ऑर्डर के लिए आ गया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालते हैं। देखो अच्छा 1 - 1 तो 0 हो गया ना, हाँ नहीं फर्स्ट ऑर्डर के लिए इनवैलिड है। ठीक है, बिकॉज अब अगर इसमें हम यहाँ पे 1 - 1 करेंगे 0 आ जाएगा, तो 0 हमारा क्या कर लेगा, इसको बना लेगा हमारा इनफाइनाइट, तो वो वैल्यू नहीं वर्क करेगी, तो इसको हम 2 के लिए निकालते हैं। 1 - 1 अपॉन 1 के ए नॉट 2 - 1 2 - 1 अपॉन के नॉट। ठीक है, ये सेकेंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ आ गई। तो इस तरह से हम किसी के लिए भी हाफ लाइफ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, n = 3 के लिए भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। टी हाफ की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 - 1 3। ठीक है, अपॉन 2 - 1 3 - 1 2 के ए नॉट का स्क्वायर, ये आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो देखो इन्हें ध्यान से समझना, हमारे पास क्या है, कोई भी ग्राफ होता है जो a = e⁻⁻x के लिए बनता है, या a = यहाँ पे हम कोई भी कांस्टेंट लगा दे b e⁻⁻x के लिए बनता है, ये ना ऐसे बनता है, इस तरह से एक्सपोनेंशियल डिके का हमारा ग्राफ होता है। ठीक है, तो सेम हमारा अगर मैं बनाऊं, ये ग्राफ मैं बनाना चाह रही हूँ। ठीक है, देखो अब मेरे पास क्या है, ये ग्राफ बन रहा है मेरा 80 वर्सेस टाइम के बीच में, विद टाइम कंसंट्रेट 80 पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखो -e/kt का मतलब एक्सपोनेंशियल डिके का ग्राफ है, तो इस तरह से आएगा, इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल डिके। ओके, तो इस पॉइंट पे जो आपकी वैल्यू है वो कितनी होगी आपकी, ए नॉट। ठीक है भाई, इसको हम ऐसे ही तो लेंगे ना, y = mx, सॉरी ये y = e⁻⁻x, ये वाला ग्राफ बन रहा है इसका। ठीक है, तो इस तरह से ये बनता है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल डिके का ग्राफ होता है, ये हमारा एक्सपोनेंशियली इस तरह से डिके हो रहा है, 80 वर्सेस टी का ग्राफ, या मैं नॉट। ठीक है, माइनस के जो है इसकी ये स्लोप है आपकी। अब देखो ये करते हैं, तो ये क्या है, y = -mx + c, तो -mx को मैं यहाँ लिख रही हूँ और c को यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, इस तरह से ले लो, या फिर c + mx ही लिखो। तो यहाँ पे मेरे y की वैल्यू क्या है, ln 80, x मेरा क्या है, ln a0, m मेरा क्या है -k, और t मेरा क्या है, ठीक है, ये मेरा ग्राफ हो गया, इस तरह से डिक्रीज का एक ग्राफ है। ln 80 ले लिया हमने, यहाँ ले लिया हमने t, ये आपकी -k हो गई, ये वैल्यू आपकी ln a0 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, चलो पहले इसका लेते हैं, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का लेते हैं। ठीक है, तो रेट क्या है हमारी, k e⁻1, यानी कि अगर मैं रेट और ए की कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरह से आएगी, और ये स्लोप आपकी के हो जाएगी, y = mx वाला ग्राफ आपका बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं रेट वर्सेस टाइम की। तो हमें पता है आपकी रेट कितनी होती है, के ए के इक्वल होती है आपकी, और इस ए की वैल्यू क्या होती है, a0 e⁻⁻kt। तो देखो
अगर यहाँ पे मैंने टाइम को इंक्रीज किया तो क्या होगा, e की पावर माइनस के टी वाली वैल्यू डिक्रीज होगी, ये डिक्रीज होगी यानी कि ये पूरी पूरी वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी कि मेरी रेट डिक्रीज होगी। और रेट डिक्रीज भी कैसे हो रही है, एक्सपोनेंशियली। मतलब अगर मैं रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं तो मेरा एक्सपोनेंशियली डिके होता है। देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रेट मेरी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। ओके, नेक्स्ट ग्राफ है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो देखो हमें पता है कि अगर हम रेट की बात करें तो ये तो डिके की उसमें होता है कि माइनस की टर्म में होता है। ये हमारी क्या होती है, यहाँ पे रेट जो हमारा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है ना वो हमेशा इंक्रीज होती है, मतलब ठीक है। तो अगर हम बात करें रेट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, के ए नॉट ई रेज टू पावर के टी, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे ग्राफ हो गए हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैलिड है। सारे ग्राफ मैंने बना दिए और यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑर्डर खत्म होता है। होप आपको यहाँ तक का सारा समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कंप्लीट होता है। इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।